Everyone, the title of the story is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. अगर हम सब साथ में हैं तो हमें मरने का कोई डर नहीं है. ये लिखी है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने. आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. In June 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Susan, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो ये जुलाई 1976 की बात है. ये जो राइटर है वो और उनकी वाइफ मैरी, उनका सन जो 6 years old था और उनकी डॉटर सूजन जो 7 years old थी, वो लोग साथ में सेल करते हैं फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. तो यहाँ से ये लोग सेल करते हैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से. और दे वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज में 200 years earlier बाय कैप्टन जेम्स कुक. तो कैप्टन जेम्स कुक ने जो 200 years पहले, 200 साल पहले जो उन्होंने एक राउंड द वर्ल्ड वॉयज की थी, जर्नी की थी, वो उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं. सेम चीज़ वो करना चाहते हैं. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो बहुत टाइम से उनकी वाइफ मैरी और वो खुद जो एक 37 years old की बिजनेसमैन है, बहुत टाइम से एक सपना देख रहे थे कि वो लोग भी ऐसे ही सेल करेंगे कैप्टन जेम्स कुक की तरह, एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड को. एंड लास्ट 16 years से वो इस चीज़ को प्लान कर रहे थे. और जितना भी हम लोग लेजर टाइम है, हम लोग जो फ़न टाइम करते हैं, पार्टी करना, टीवी देखना, मस्ती करना, उस सारे टाइम को उन्होंने अपने आप को स्किलफुल बनाने में लगा दिया था इन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, कि वो कैसे सी वॉयज कर पाएंगे. तो क्या क्या स्किल्स उसके लिए ज़रूरी हैं. सर्वाइविंग स्किल्स, सी में ये शिप मेंटेनेंस स्किल्स, बोट मेंटेनेंस स्किल्स, कैसे कैसे करना है, वो सब उन्होंने वो स्किल यूज़ करने में वो टाइम लगा दिया था. Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden-hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. उनकी जो बोट है जिसका नाम था वेव वॉकर, वो एक 23 मीटर लॉन्ग बोट थी और उसका वेट था 30 टन. तो 30 टन की एक वुडन ब्यूटी थी, बेसिकली वुड से बनी हुई थी, 30 टन की थी और बहुत ही ब्यूटीफुल थी. और उन्होंने उस बोट को बहुत ही प्रोफेशनली डिज़ाइन किया था और उसको बहुत सारे मंथ्स लगाए थे टेस्ट करने के लिए कि वो रफेस्ट वाटर में भी अपने आप को बचाए रखे. बेसिकली कि कितना भी मुश्किल आए, या सी में तो आप जा रहे हैं, वॉयज में तो कैसे भी वाटर आ सकता है, वेव्स, आंधी तूफान, बारिश, तो कैसे उनकी बोट बची रह सके, क्या बोट में इतनी स्ट्रेंथ है. तो वो सब टेस्ट करने के लिए उन्होंने बहुत टाइम, बहुत मंथ्स स्पेंड करे थे और जो जहाँ जहाँ कमियाँ थी वहाँ वहाँ उसको पूरा करने की कोशिश की थी. द फर्स्ट लेग ऑफ अ प्लान्ड 3-year 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो जो शुरू का उनका 3 years का जो था टाइम, जो फर्स्ट लेवल आप कह सकते हो, जो 105,000 kilometers की जर्नी थी, वो उन्होंने आराम से पूरी कर ली. एंड वो आराम से वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पहुंच गए. तो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट तक पहुंच गए. वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. तो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से सेल करते करते उस रास्ते से वो पहुंच गए केप टाउन तक. तो ये उनका फर्स्ट लेवल था जर्नी का. 3 years में उनको लगे. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas,
द सदर्न इंडियन ओशन। फिर वहाँ से ईस्ट की तरफ जाने के लिए उन्होंने 2 और लोगों को हायर किया, अपने क्रू में शामिल किया, जो थे अमेरिकन लैरी विजल और एक स्विस थे हर्ब सीगलर। तो क्योंकि आगे उनको पता था कि ये जो सदर्न इंडियन ओशन है वो बहुत ज़्यादा रफ़ है, उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब उनके साथ तो 2 बच्चे थे, तो उन्होंने सोचा कि 2 और बड़े लोग अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो इट विल बी ईजियर टू मैनेज। On a second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. तो सेकेंड डे से ही जैसे वो केप टाउन से निकले, सेकेंड डे से उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. तो जो वेव्स का साइज़ था वो बहुत अलार्मिंग था, वो बहुत डेंजरस था। तो जो गेल्स आ रही थी, जो उनका तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जो वेव्स का साइज़ था वो जो है हमारे राइटर को परेशान कर रहा था। और क्या साइज़ था? अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट। तो उनकी बोट का मेन मास्ट था 15 मीटर्स हाई तक वो वेव्स जा रही थी, उतनी हाइट तक। तो ऑब्वियसली बोट पलटने के चांसेस लग रहे थे, इसीलिए उनको टेंशन हो रही थी। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. तो दिसंबर 25 तक 25 दिसंबर तक वो लोग 3,500 किलोमीटर्स और ईस्ट की तरफ जा चुके थे केप टाउन से। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. तो बहुत ही टेंशन वाला वेदर था, लेकिन फिर भी उन्होंने इन्जॉय किया अपना क्रिसमस, और वहाँ क्रिसमस ट्री वगैरह भी सजाया एंड दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस। New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon. And it did change for the worse. अब न्यू ईयर्स डे तक भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी वेदर तक, और टेंशन हो रही थी। तो उनको लगा यार अब तो मौसम बदल ही जाएगा, बहुत दिन हो गए। तो लेकिन हाँ, मौसम बदला लेकिन और ख़राब हो गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. तो जनवरी 2 तक तो वेव्स बहुत ज़्यादा हाई वेव्स हो गई, जायंट साइज़ की वेव्स आने लगी और उनको टेंशन होने लगी। वो लोग बहुत अच्छी तरह से जा रहे थे, लेकिन स्टिल रिस्की वेदर था। एज द शिप rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. तो जैसे जैसे वो वेव्स आती थी, वो वेव्स उनको ऊपर नीचे करती थी उनकी बोट को। तो जैसे उनकी बोट ऊपर जाती थी, वो देखते थे दूर तक बहुत सारी वेव्स उनकी तरफ आ रही है। तो बहुत ही डेंजरस साइट था, एंड विंड चल रही थी और बहुत मतलब साए साए हवा जैसे चलती है, तो वैसी आवाज़ आ रही थी और उनको टेंशन हो रही थी बिकॉज इट वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. अब उन्होंने बोट को स्लो करने के लिए जो भी उनकी टेक्निक्स थी उन्होंने उसको करा, स्टॉर्म जिब को नीचे करा एंड उन्होंने अपनी मूरिंग रोप को लैश किया, मतलब उसको टाई किया और एक लूप बांधा अक्रॉस द स्टर्न के अक्रॉस एक लूप बांधा, जिससे कि उसको और टाइट कर दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग। तो हर चीज़ को उन्होंने डबल लैश के ढंग से टाई कर दिया कि अब मौसम ख़राब हो रहा है तो कुछ टूट फूट नहीं जाए, कुछ खुल नहीं जाए। वेंट थ्रू अ लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। फिर उन्होंने अपने आप को जो राफ्ट्स होती है बचाने के लिए लाइफ को, कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। तो वो जो स्किल्स थी, वो जो ड्रिल करना था कि अच्छा इसको यहाँ से खोलना है इस राफ्ट को, और कैसे कैसे अपने आप को बचाना है, वो उन्होंने फटाफट से ड्रिल की। एक अपने आपस में डिस्कस किया कि ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे करना है। और
लाइफ लाइन्स को अटैच किया, जो भी उनको करना था, जो भी ट्रेनिंग उन्होंने ली थी, अपनी बॉडी पे ऑयल लगाया, जिससे शायद डूबने से वो बच जाएंगे। तो ऑयल क्योंकि लाइट होता है वाटर से, तो वो आपको थोड़ा सा अफ्लोट रखता है, थोड़ा सा आपको फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो शायद उस पर्पज़ से उन्होंने ऑयल लगाया अपनी बॉडी पे और लाइफ जैकेट्स पहन ली और वेट किया। तो मतलब इतना टेंशन वाला माहौल था कि मतलब ये था कि अब कभी भी बोट पलट सकती है या कभी भी टेंशन हो सकती है, रेडी रहो। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. जो पहला टेंशन था, पहला वो इंडिकेशन था कि भाई अब तो तबाही आने वाली है, वो करीब 6 o'clock इवनिंग में शुरू हुआ। और उससे पहले, तूफान से पहले की जो शांति थी वो थी, तो उससे पहले एकदम शांत था कि बस अब कुछ बुरा होने वाला है। The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship. हवा एकदम रुक गई, स्काई पूरा, आसमान पूरा डार्क हो गया और एक बहुत तेज़ी से बादल आए एंड पूरा मतलब शिप के ऊपर बादल ही बादल, काले बादल छा गए। With horror, I realized that it was not a cloud but a wave with like no other I had ever seen. एकदम से राइटर को रियलाइज हो कि ओ माय गॉड, ये बादल नहीं है, ये तो वेव है। तो मतलब उनकी बोट के ऊपर इतनी ज़बरदस्त बड़ी वेव आई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे बोट के ऊपर बादल छा गए हो ब्लैक कलर की, लेकिन नहीं, वो तो वेव थी। तो इट वॉज हॉरिफाइंग। तो मतलब एक तरह से उनकी पूरी बोट के ऊपर अब पानी आने वाला है तेज। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crust. अब बहुत ज़्यादा हाइट थी, बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल हाइट थी और बिल्कुल बहुत ज़्यादा डबल हाइट की थी जो अब तक की वेव्स आ रही थी। बहुत ही डेंजरस माहौल था। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. जैसी वो वेव आई तो बहुत तेज थंडर्स की आवाज़ आई, मतलब एकदम तेज आवाज़ें आ रही थी, जैसे बादल गरजते हैं उस तरह से ही वेव्स की आवाज़ आ रही थी तेज तेज। और वो एकदम से ऊपर एक वेव की वजह से उनकी बोट ऊपर हो गई और उनको लगा कि शायद वो उससे क्रॉस कर जाएंगे वेव से। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। लेकिन तभी एक ज़ोर से एक्सप्लोजन हुआ और उनका पूरी की पूरी बोट हिल गई। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. एक ज़बरदस्त एक वेव आई और ग्रीन और वाइट वाटर्स की मतलब बेसिकली बहुत ज़बरदस्त वेव आई, उनकी बोट पर गिरी, उनकी शिप पर गिरी, उनकी शिप टूट गई उस जगह से। जो ऑथर है उनका जो सर है वो जो व्हील है उस पर टकराया और वो उड़ते हुए शिप से नीचे गिर गए और पानी में डूबने लगे। I accepted my approaching death and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. और ऑथर ने मान लिया कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि वो तो डूब ही रहे थे, उनके सर पे भी चोट लग गई थी और धीरे धीरे बेहोश होने लगे और उनको बहुत ही पीसफुल लगने लगा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब क्या। Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, Wave Walker was near capsizing her masts almost horizontal. लेकिन अचानक से उनका सर पानी के ऊपर आया और उन्होंने देखा कि जो उनकी बोट है वेव वॉकर, उसका जो मास्ट जो वर्टिकल होना चाहिए था वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हुआ पड़ा है, मतलब उनकी बोट अब किसी भी टाइम डूबने वाली है। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट. माई लाइफलाइन जॉक्ड टॉर्च. I grabbed the guardrails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. तभी एक वेव आई और उन्होंने उस वेव ने उस बोट के मास्ट को वर्टिकल कर दिया, सीधा कर दिया, जिससे जो उन्होंने लाइफ लाइन्स अपनी लगा रखी थी बॉडी पर
वो एकदम से टाइट हुई कि बेसिकली अब वो अपनी बोट तक वापस जा सकते हैं, उनकी बोट डूब नहीं रही है, वो सीधी हो गई। ऑथर ने फटाफट से पकड़ा अपने आप को कलेक्ट किया, हिम्मत करी और अपनी बोट की तरफ स्विम करने लगे और अपने आप को खींचने लगे। वो लाइफ लाइन उन्होंने बांधी रखी थी, उसके थ्रू अपने आप को खींचने लगे, बोट की तरफ डायरेक्शन मिल गई और उन्होंने कोशिश करी। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. वेव्स आती रही लगातार और उनको ऐसे जैसे कोई डॉल हो उसकी तरह से वो बोट पर पहुंच गए, लेकिन बोट पे इधर से उधर टॉस होने लगे, लेफ़्ट राइट गिरने लगे क्योंकि वेव्स लगातार आ रही थी। My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. उनकी लेफ़्ट रिब्स में क्रैक आ गया, उनके मुंह में ब्लड भर गया बिकॉज उनके दांत टूट चुके थे बहुत सारे और मतलब बुरी हालत थी। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. लेकिन किसी तरह से उन्होंने बोट का व्हील पकड़ लिया और उसको ढंग से लाइन अप किया अपने स्टर्न को, बोट को, और मतलब बोट को कोशिश करी कि बचा लूँ मैं, किसी तरह से ढंग से डायरेक्शन दे दूँ और उसको स्टेबल रखूँ। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. सारी जगह वाटर ही वाटर था बोट में। अब बोट में अगर वाटर आ गया तो बोट तो डूबेगी ना। तो उनको पता था कि शिप में नीचे की तरफ उनकी जो बोट है वेव वॉकर, उसमें नीचे की तरफ पानी भर गया है, लेकिन वो अपने व्हील, वो जो बोट का व्हील है उसको नहीं छोड़ सकते थे, वरना तो बोट तो फिर डूब ही जाती। तो वो ये देखने के लिए कितना पानी भरा है वो व्हील को नहीं छोड़ सकते थे। Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. तभी दरवाज़ा खुला, फ्रंट हैच ओपन हुआ और उनकी वाइफ मैरी आई एंड उन्होंने बोला अरे हम डूब रहे हैं। उन्होंने चिल्लाया कि हम डूब रहे हैं, सारा हमारे बोट का जो डेक है वो टूट गया है और सारे में वाटर ही वाटर भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला जल्दी से तुम व्हील पकड़ो, मैं देखता हूँ। Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. जो उनके crewmen थे, Larry and Herb, वो मैडमैन की तरह एकदम बदहवास हालत में पानी को बाहर फेंक रहे थे और जगह जगह उनकी बोट टूटी हुई थी, वुड टूटी हुई थी और अजीब अजीब एंगल्स में वो थे। तो एंगल्स में वो लकड़ी के फट्टे निकले हुए थे, तो ऑब्वियसली चोट लगने का भी डर था। और सारा का सारा जो स्टार बोर्ड है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, तो बेसिकली मतलब बिल्कुल टूट रही थी उनकी बोट। और जो भी उनके सामान थे, कपड़े, क्रॉकरी, जो भी उनके चार्ट पेपर्स थे, टिन्स, टॉयज़ बच्चों के, सब इधर उधर तैर रहे थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. अब ऑथर को, ये जो राइटर है उसको भी टेंशन हुई, अब उसको एकदम से याद आया उसके बच्चों को तो देख कर आऊँ मैं पहले। तो थोड़ा सा वो तैरा, थोड़ा सा वो क्रॉल कर करके किसी भी तरह से बच्चों के केबिन तक पहुँचे और बच्चों से पूछा कि आप ठीक हो? तो बच्चों ने कहा हाँ हम ठीक हैं, और वो ऊपर की तरफ, ऊपर वाले बंक में वो लोग थे। But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eye. I had no time to worry about bumped heads. उनकी बेटी ने बोला, सूजन ने, लेकिन मुझे ना सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो देखा राइटर ने, तो उसकी आँख के ऊपर ज़ोर से चोट लगी है कोई। तो लेकिन अभी इस टाइम वो टाइम नहीं था कि चोटों को वो देखें, इस वक्त तो सबकी लाइफ बचाने का टाइम था। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us.
तभी राइटर ने हैमर लिया, कुछ पेज लिए और कैनवस लिया और वो वापस डेक की तरफ आए बड़ी मुश्किल से। और उनका प्लान था कि वो जहाँ जहाँ भी वाटर भरा है, जैसे जहाँ जहाँ भी उनका डेक टूटा है उसको रिपेयर कर ले। लेकिन जितनी बार भी वेव आ रही थी उतनी बार उनके बोट में पानी भरे जा रहा था, क्योंकि बोट ऑलरेडी टूटी हुई थी, ऑलरेडी टूट चुकी थी। इफ़ आई couldn't मेक सम रिपेयर्स वी वुड surely sink। ऑथर ने सोचा, राइटर ने सोचा कि अगर मैंने अभी कुछ रिपेयर नहीं किया अपनी बोट में जहाँ से पानी आ रहा है, तो हम तो पक्का डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। तो किसी तरह से उन्होंने मैनेज किया कि कैनवस को स्ट्रेच करके और वहाँ पे वो जहाँ जहाँ भी छेक हो रहे वहाँ वहाँ वो वाटर प्रूफिंग कर पाएँ, वाटर से बचा पाएँ। कैनवस को स्ट्रेच किया, उसको स्क्रू लगा के, मतलब हैमर से उसको हैमर किया स्क्रूज को, कि ढंग से उनका कैनवस वहाँ फिट हो जाए और वाटर प्रूफिंग हो जाए। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected deflected over the side। थोड़ा सा वाटर अभी भी उसके नीचे था, कैनवस के नीचे, लेकिन फिर भी बहुत सारा वाटर दूसरी साइड चला गया। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins, and the electric pump शॉर्ट सर्किटेड। और प्रॉब्लम्स आने लगी जब उनका जो हैंड पंप है वो ब्लॉक हो गया, क्योंकि उसमें कचरा भर गया था और जो इधर उधर सामान उनका फैल रहा था, उनके कपड़े, बर्तन, बच्चों के टॉयज़, उस वो हैंड पंप को ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो उनका पंप काम करना बंद कर दिया था। अब हैंड पंप भी काम नहीं कर रहा है, तो वो वाटर को कैसे बाहर फेंकेंगे बोट से। The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies, and the main anchor। तभी उन्होंने वाटर लेवल बढ़ने लगा, क्योंकि पानी बाहर ही नहीं जा रहा था, अंदर आए जा रहा था जितनी बार भी वेव आ रही थी। और राइटर ने देखा कि डेक पर उनका जो एक्स्ट्रा 2 हैंड पम्प्स थे वो गीले पड़े हुए वहीं पे रखे हुए थे, और बाकी और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। उनको याद आया कि अरे एक और इलेक्ट्रिक पंप है हमारे पास तो चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और थैंकफुली वो वर्क कर रहा था। उन्होंने उसको इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप से कनेक्ट किया, जिससे कि वो वाटर को बाहर पंप कर सके। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world। रात ऐसी लग रही थी कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी, और बहुत ठंड हो रही थी, और उस ठंड में वो खुद भी गीले थे वो लोग सब लोग, और ऐसे में वो लोग फटाफट से पानी को बाहर फेंक रहे थे, और अपने व्हील्स को, बोट की व्हील को ऐसे कर रहे थे कि डायरेक्शन दे रहे थे कि ढंग से बच जाए इससे, वेव से और इस तबाही से। और रेडियो से, मतलब रेडियो के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई उनको कोई बचाव करने वाली कोई शिप आसपास घूम रही हो, कोई हो शिप, तो उनको बचा सके। लेकिन इस टाइम पे जो उनकी मेडे कॉल्स है, मेडे कॉल्स बेसिकली हेल्प के लिए जो उन्होंने वो कॉल्स कर रहे हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि उस एरिया में वहाँ पे कोई था ही नहीं, मतलब वो रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड था, वहाँ लोग ज़्यादा नहीं जाते थे। Sue's head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm। और जो सू का जो हेड है वो पूरी तरह से सूज गया था, उसकी दोनों आंखें काली पड़ गई थी, तो बहुत तेज उसको ठुका होगा कहीं पे ना, कहीं चोट लगी होगी। एंड अब उसने फिर दिखाया कि उसके हाथ पे भी एक डीप कट आया है। When I asked why she hadn't made more of her injuries before,
This, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. उसके पापा ने बोला कि अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें इतनी जगह जगह चोट लगी है। तो सो ने बोला पापा मुझे ना आपको परेशान नहीं करना था, क्योंकि आप ऑलरेडी हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो बेसिकली बच्चे भी बहुत समझदारी से बिहेव कर रहे थे। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. और मॉर्निंग January 3 की मॉर्निंग आई और अच्छा खासा पानी उन्होंने बोट से बाहर फेंक दिया था और अब वो अराउंड 2 आवर्स का रेस्ट ले सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking we found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cardboard partitions. तो उन्होंने बहुत सारा पानी बाहर निकाल दिया था, लेकिन कहीं से फिर भी बहुत तेज़ी से पानी आ रहा था और उनको समझ नहीं आया था कहाँ से। तो उन्होंने देखा कि शिप के एक सेक्शन में इतनी ज़बरदस्त वो टूटा हुआ है कि वहाँ पे बस कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े ही हैं जो थोड़ा बहुत पानी को बचा पा रहे हैं, वरना वो एकदम खुला ही है पोर्शन, तो इसीलिए इतनी तेज़ी से पानी आ रहा है। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने अराउंड 15 घंटे मेहनत करी थी, अपने आप को मैनेज करा था सर्वाइव करने के लिए, लेकिन उनको पता था कि जो उनकी बोट है अब बहुत बुरी तरह से टूट गई है, अब आगे ज़्यादा अपने आप को ये नहीं बचा पाएंगे, बोट इनकी जल्दी ही टूट सकती है और पता नहीं मतलब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने से पहले पहले कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. But unless the wind and the seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave has put our auxiliary engine out of action. ऑब्वियसली उनको टेंशन थी, ऑस्ट्रेलिया तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन फिर उन्होंने चेक किया कि उससे पहले ही फ्यू किलोमीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट 2 छोटे आइलैंड्स हैं। उनमें से एक आइलैंड है आइल एम्स्टर्डम, जो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। वहाँ तक शायद अगर ये पहुँच पाए तो शायद बच सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना उसी के बराबर था कि एक वास्ट ओशन में एक पिन तक पहुँचना, क्योंकि इतने बड़े ओशन में इतनी बड़ी सी एरिया में उस छोटे से आइलैंड तक पहुंचना एक तो मुश्किल काम, उसको ढूंढना मुश्किल काम, क्योंकि इतना आंधी तूफान है, इतनी बोट उनकी ऑलरेडी टूट चुकी है, ऊपर से उनके इंजन्स भी फेल हो चुके हैं। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. January 4 तक अब 36 आवर्स हो चुके हैं, वो पंप ही करे जा रहे हैं वाटर को बाहर। अब लास्ट के बस कुछ सेंटीमीटर वाटर ही रह गया उनकी बोट में, तो वो उन्होंने बोट से पानी तो बाहर निकाल दिया है। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब उनको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले का वाटर तो निकाल दिया, लेकिन अब जो नया पानी वो बोट के अंदर आ रहा है उसको वो निकालते रहें, तो उससे उनको अपनी स्पीड बना कर रखनी है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल on the main mast. Pressure on the rigging would simply put the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought 2 islands were. तो उन्होंने कोशिश करी, उनकी बहुत बोट टूट चुकी थी तो ढंग से डायरेक्शन भी नहीं दे पा रहे थे वो अपनी बोट को, इंजन्स ऑक्सिलरी इंजन्स भी ख़राब हो गए थे। बस उन्होंने कोशिश की कि वो उन 2 आइलैंड्स में से कहीं पहुंच पाए और उनको लगा कि शायद इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो आइलैंड्स तक पहुंच पाएंगे, तो उस डायरेक्शन में वो उनकी बोट को लेते जा रहे थे। मैरी फाउंड सम कॉर्नर्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. अब उनका सब खाना वगैरह हर चीज़ तो डूब चुकी थी, पानी में तैर के निकल चुकी थी, लेकिन उनकी वाइफ मैरी ने देखा कि कहीं पे कुछ बीफ रखी है और कहीं कुछ क्रैकर बिस्किट्स हैं, तो उन्होंने वो खाए और ये उनकी पहली मील थी 2 days में। तो 2 दिन से वो पानी ही निकालने में लग रहे थे और सर्वाइव के लिए ही लग रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था।
But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. लेकिन उनका जो आराम था वो बहुत ही कम टाइम के लिए था, बिकॉज शाम के 4 बजते ही फिर से ब्लैक क्लाउड्स आ गए. फिर से जो विंड की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और वेव्स हाई हो गई. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. फिर से वेदर बहुत ख़राब हो गया. पूरी रात उन्होंने फिर स्ट्रगल किया 4 जनवरी की रात, और जनवरी 5 की मॉर्निंग तक फिर से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि वो थक चुके थे बहुत ज़्यादा. ना उनके पास खाने के लिए कुछ था, उनकी बोट टूट रही थी और उनकी इतनी इंजरीज हो चुकी थी सबकी. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But Daddy," he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I." तो जब वो देखने गए कि देखता हूँ अपने बच्चों से थोड़ा बात कर लेता हूँ, उनको थोड़ा धैर्य देता हूँ, तो उनके बेटे जॉन ने पूछा कि पापा डैडी हम लोग क्या मर जाएंगे? कोई बात नहीं, अगर हम सब साथ में हैं तो हमें मरने का भी कोई डर नहीं है. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. अब जो उनके फादर हैं उनके पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे, क्या बोलें वो अपने बच्चे की इस बात पर. लेकिन उन्होंने फिर से अपने आप को अपनी हिम्मत जुटाई और वो अपने परिवार को बचाने के लिए, सी से फाइट करने के लिए फिर से उठ खड़े हुए. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor on heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of paraffin. तो उन्होंने कोशिश की कि जैसे भी अपनी बोट को बचा सकते हैं, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. अब उस शाम को उनकी वाइफ मैरी और वो हाथ पकड़ के बैठ गए कि अब तो हमारा अंत निकट है, क्योंकि हमारी बोट पूरी तरह से टूट चुकी है एंड मुश्किल है सरवाइव करना. But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant back in the chart room. I worked on wind speed, changes, of course, drift, and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island. तो बहुत ही मुश्किल था इतने बड़े ओशन में उन आइलैंड्स को ढूंढना, लेकिन उन्होंने कोशिश की. While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. So जब वो सब सोच ही रहे थे कि कैसे इतने बड़े ओशन में वो एक छोटे से आइलैंड को ढूंढेंगे, तभी उनकी जो बेटी है सू, वो बहुत दर्द को झेलती हुई उनके पास पहुंची, क्योंकि उसको बहुत चोट लग चुकी थी. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. जो उसके सर का लेफ़्ट वाला साइड था वो बहुत ज़्यादा सूज चुका था, स्वेलिंग आ गई थी उसमें, और उसकी दोनों जो आईज़ ब्लैक हो गई थी. अब वो इतनी अब वो बस एक पतली सी स्लिट्स लग रही थी, बहुत छोटी आईज़ हो गई थी उसके बहुत बुरी तरह से चोट आई थी. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. तो उसने एक कार्ड बनाया था, वो उसने अपने पापा को दिया. On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words,
Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. तो उस कार्ड पे ऊपर ही उसके पापा और मम्मा की उसने कार्टून बना रखा था और उसने बोला कि अरे ये कैसे लग रहे हैं आपको, मुझे तो उनको देखकर बहुत हंसी आई, क्या आपको भी हंसी आई पापा? और अंदर मैसेज लिखा हुआ था आई लव यू बोथ एंड इसका उसमें थैंक यू लिखा हुआ था कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब तो उसके फादर ने अपने मन में सोचा कि अब तो हमें किसी न किसी तरह बचना ही होगा, तो उसमें एक अलग ही जोश आ गया, अलग ही हिम्मत आ गई राइटर में। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. फिर उन्होंने अपनी कैलकुलेशन को चेक किया, रीचेक किया, क्योंकि अगर उन्होंने उन आइलैंड पे नहीं पहुँचे, वो जो एक आइलैंड था स्पेशली आइल एम्स्टरडम, अगर उस तक नहीं पहुँचे, उसको मिस कर दिया, फिर तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम थे। तो उन्होंने अब उनका जो मैग्नेटिक कंपास है जो उनका था अपना, वो तो खो चुका था इस सब केओस में। और जो उनका एक एक्स्ट्रा स्पेयर मैग्नेटिक कंपास पड़ा था, उसको उन्होंने कैलिब्रेट नहीं करा हुआ था मैग्नेटिक वेरिएशंस के अकॉर्डिंग। अभी तक वो एक्स्ट्रा एक स्पेयर रखा हुआ था उनके पास। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. तो उन्होंने खुद कैलकुलेशंस लगाई कि अच्छा वेव्स यहाँ से आ रही हैं तो ये डायरेक्शन हो सकती है। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. तो अराउंड दोपहर के 2 बजे वो लैरी के पास पहुँचे, डेक पर गए और वहाँ उन्होंने उसको बोला कि आप 185 डिग्रीज़ घुमा लो बोट को, और अगर हम लकी हुए तो हम इस आइलैंड तक पहुँच सकते हैं। और लेकिन वो मतलब वो चाह रहे थे कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोले, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनको खुद भी नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो खुद की हालत ख़राब है, सब कुछ टूटा फूटा हो रहा है, सबकी हालत ख़राब है, उनको बचना ही है, लेकिन उनका मैग्नेटिक कंपास भी नहीं है उनके पास, उनके इंजन्स भी फेल हो चुके हैं, तो बहुत एडवर्स सिचुएशन थी। बट ही वॉज होपिंग कि मतलब देखते हैं शायद हम शाम के 5 बजे तक उस आइलैंड तक पहुँच पाए। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. फिर बहुत ही भारी मन से वो नीचे गए, अपने बेड में लेट गए और सो गए। ऑब्वियसली वो इतना थक गए थे, इतनी बुरी उनकी हालत थी, जगह जगह चोटें लगी हुई थी। When I woke up, it was 6 p.m. and growing dark. तो जब वो उठे शाम के 6 बज चुके थे और डार्क हो रहा था सब जगह। I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. अब उनको पता था कि मतलब उन्होंने वो आइलैंड को मिस कर दिया होगा, और जो अभी उनकी बोट की हालत है, सब कुछ है, तो अब वो नहीं बच पाएंगे। At that moment, a touzled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. उसी टाइम पर उनके बेड के बराबर में से उनकी बेटी का हेड आया। उसने बोला पापा कैन आई हग यू, मैं आपको हग कर सकता हूँ। और उनकी जो बेटी थी वो भी वहीं पीछे ही खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। तो उन्होंने पूछा कि मुझे अब क्यों हग करना चाहते हो, गले लगना चाहते हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। उन्होंने बोला उसके बेटे ने कि क्योंकि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। लेकिन कैप्टन ने उन्होंने बोला राइटर ने कि नहीं, आज नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने मिस कर दिया है, वो नहीं बच पाएंगे। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। उनके बेटे ने कहा क्यों?
अरे आपको तो आज कॉन्ग्रेचुलेट करना बनता है, आपने वो आइलैंड ढूंढ लिया पापा। What? I shouted. It's out there in front of us, they chorused, as big as a battleship. तो राइटर को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने शाउट किया, क्या हमने ढूंढ लिया आइलैंड वो? तो दोनों ने साथ में बोला बच्चों ने कि बिल्कुल इतना बड़ा मतलब फील्ड है सामने, आइलैंड इतना बड़ा है कि मतलब जैसे बैटल फील्ड सामने हो, मतलब बहुत बड़ा आइलैंड। मतलब उनको देख के इतनी खुशी हो रही थी, इतने टाइम बाद वो पानी पानी में चल रहे थे और अब उनको आखिरकार लैंड मिल गया था। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. राइटर फटाफट से भागकर डेक पर गए और उन्हें देखा और उनको देखकर बहुत ही रिलीफ फील हुआ कि सामने ही उनके वो आइल एम्स्टरडैम का आइलैंड है, और जो बहुत ही पतला सा आइलैंड लग रहा था और वोल्केनिक रॉक से बना हुआ, और लेकिन और उसमें ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं थी, लेकिन उस टाइम वो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था उनके लिए, क्योंकि वो ही उनके बचने का एकमात्र सहारा था। We anchored offshore for the night, and the next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. तो वो जैसे शाम के 6 बजे की बात थी, वो जब उनके बच्चों से उनकी बात हुई थी, तो रात होते होते वो उस आइलैंड तक पहुंच गए और उस आइलैंड पे 28 लोग ही रहते थे। उन्होंने उन लोगों का स्वागत किया। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the dressed stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. तो अब जब राइटर जब लैंड पे पहुँचे, उस आइलैंड पे पहुँचे, तो अपने पैरों के नीचे ज़मीन महसूस करके उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने वो अपने दोनों क्रू मैन लैरी और हर्बी के बारे में सोच रहे थे, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इतनी मेहनत करी और यहाँ तक पहुँचाया, और उनकी वाइफ जो इस पूरे टाइम में व्हील को बोट को व्हील करती रही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और बोट को बचाती रही। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. और इस पूरे टाइम में उन्होंने अपनी बेटी के बारे में भी सोचा, जिसने अपनी हेड इंजरीज़ वगैरह को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, क्योंकि उसको पता था कि उस टाइम पे क्या चीज़ ज़रूरी है। और उस इंजरी को ठीक होने में 6 स्मॉल ऑपरेशंस लगे, 6 माइनर ऑपरेशंस लगे, क्योंकि ब्लड क्लॉट्स हो गया था स्किन और स्कल के बीच में। और एक 6-year-old बॉय जॉनथन, जिसको मरने का कोई डर नहीं था। तो एक्चुअली उनके पीछे इतने लोग थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनका पूरा साथ दिया। उनको भी मुश्किलें आई, लेकिन पूरे सब लोगों ने मिलकर इस मुसीबत से अपने आप को बचाया और सबको बचाया। So, we are not afraid to die if we are all together. Thank you.